टॉपिक डिस्कस करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं BPH। पहले बात तो याद रखो, इट इज हाइपरप्लेशिया नॉट हाइपरट्रॉफी। ये क्या है? हाइपरप्लेशिया। एंड व्हाट इज हाइपरप्लेशिया? इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स। अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो फिर हम कहेंगे इंक्रीज इन साइज। यहाँ पे साइज में इजाफा नहीं है, यहाँ पे नंबर है। ये हाइपरप्लेशिया है। Benign prostatic hyperplasia is basically a condition in which there is enlargement, non-cancerous, ये कोई कैंसर नहीं है, non-cancerous enlargement of the stroma and parenchyma of the prostate gland. Of the stroma and parenchyma of prostate gland. You know कि जब हाइपरप्लेशिया होता है तो हाइपरप्लेशिया एक एडेप्टेशन है, राइट? और हाइपरप्लेशिया अगर हम उस चेंज को ख़त्म कर दें तो हाइपरप्लेशिया रिवर्सिबल है। और अगर चेंज परसिस्ट रहे तो फिर हाइपरप्लेशिया जो है इट कैन कन्वर्ट टू डिस्प्लेशिया एंड डिस्प्लेशिया कैन कन्वर्ट टू कैंसर। एनी हाइपरप्लेशिया कैन कन्वर्ट टू न्यूप्लेशिया टू कैंसर बट एक्सेप्ट BPH। ये वो हाइपरप्लेशिया है जिसमें कैंसर का कोई खतरा नहीं है। देयर इज नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, इसमें कोई मैलिग्नेंसी का खतरा नहीं है। नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। फिर सवाल कि ये प्रोस्टेट के किस जोन से और किस लोब से होगा ये हाइपरप्लेशिया, तो लोकेशन ठीक कर देना नोट्स में। लोब कौन सा होगा? मीडियन लोब। जोन पेरीयूरेथ्रल या ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। हियर इज द ब्लैडर, यहाँ पे यूरेथ्रा जाएगा, यूरेथ्रा। यहाँ पर होंगे एजैकुलेटरी डक्ट्स, सेमिनल वेसिकल। ये कौन सा लोब था याद है? द मीडियन लोब। दिस इज द मीडियन लोब। और इसमें जो जोन था उस जोन का नाम था द पेरीयूरेथ्रल जोन, ये या ट्रांजिशनल जोन। तो इस जोन में बेसिकली इनलार्जमेंट है, हाइपरप्लेशिया है, द हाइपरप्लेशिया ऑफ द पेरीयूरेथ्रल जोन। सवाल ये है ये होता क्यों है? तो डू रिमेंबर के BPH इज एन एज रिलेटेड फिनोमिना। ये उम्र के साथ होता है, यंग एज में नहीं मिलेगा आपको। यूजुअली जो मरीज़ आपको मिलते हैं वो 55-60 के अबव होते हैं। यंग एज में BPH आपको नहीं मिलने वाला। वजह क्या है? एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस क्या है? तो मेल हार्मोन्स, मर्दाना हार्मोन। अब मर्दाना हार्मोन में कौन से हार्मोन, ज़रा बोर्ड की तरफ देखें क्योंकि नोट्स में मैं करेक्शन करूंगा, नोट्स में थोड़ा मिस्टेक है। सी मेल में हार्मोन है, विच हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। अब ये मर्दाना हार्मोन है, एंड्रोजन है, एग्री? टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपको मालूम है कन्वर्ट होता है इनटू DHT डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो कि बहुत पोटेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द टेस्टोस्टेरोन। 5 गुना ज़्यादा पोटेंट है, 5 टाइम मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट कराना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन को किस में? DHT डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। एंड ये वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हाइपरप्लेशिया ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बेसिकली मीडियन लोब की क्या करने वाला है? हाइपरप्लेशिया। ये हार्मोन है जो अगर हम ऊपर से देखें, दिस इज द यूरेथ्रा। ये मीडियन लोब के क्या करने वाला है? हाइपरप्लेशिया, द मीडियन लोब। पॉइंट नंबर 1, हार्मोन कौन सा होगा? DHT। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना होगा कि ओल्ड एज में फैट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं जिस्म में। अगर फैट्स ज़्यादा है, चर्बी,
फैट्स ज़्यादा है। तो फैट्स में आप सबको मालूम है, इसमें मेरी ज़रूरत नहीं, आप मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो। फैट्स में क्या होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन। किसमें? एस्ट्रोजन में। और हार्मोन यहाँ पे कौन सा होता है? एरोमाटेज। अब ओल्ड एज में मर्दों में किसका लेवल ज़्यादा हो जाता है? एस्ट्रोजन का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज दे हैव मोर फैट्स। एंड एस्ट्रोजन का यहाँ पे क्या रोल है? एस्ट्रोजन प्रोस्टेट ग्लैंड को सेंसिटाइज करता है इस हार्मोन के लिए, यानी एस्ट्रोजन की मौजूदगी में DHT हार्मोन प्रोस्टेट पे काम ज़्यादा करेगा। इट विल सेंसिटाइज प्रोस्टेट टू DHT। सुन लिया? तो अब बताओ, दो चीज़ें हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरफ क्या आ गया? DHT, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। दूसरा क्या आने वाला है? जल्दी बताएं। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बनेगा फैट से, एंड दिस एस्ट्रोजन विल सेंसिटाइज द ग्लैंड टू द DHT, और फिर ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होगा। तो इवेंचुअली दोनों जब काम कर रहे होंगे, ग्लैंड में क्या हो जाएगा? हाइपरप्लेशिया, and because of the hyperplasia it will result in narrowing of the urethra. It will cause narrowing of the urethra. Urethra will get very much narrow. Clear? हाँ, तो एस्ट्रोजन अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एस्ट्रोजन फजूल होगा अगर साथ में DHT नहीं है। इसका मेजर कल्प्रिट कौन है? DHT। डन। क्लियर हो गया? गुड। अगर ये क्लियर हो गया तब हमारे मरीज में अलामात क्या आएंगे बताओ? हाइपरप्लेशिया तो हो गया, BPH। बट नाउ व्हाट आर गोइंग टू बी द क्लिनिकल फीचर्स? क्लिनिकल फीचर्स को हम कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे लट्स। क्या लिखेंगे? लट्स, LUTS, लट्स। एंड लट्स जो है ये दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स। वन इज इरिटेटिव सिम्टम्स एंड अनदर वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। इंशाअल्लाह आप सब जब पास हो जाओगे ना, दुआएं तुम लोग के साथ हैं। Until unless you leak my notes and you don't follow the rules of academy, तो इंशाअल्लाह आप सबके साथ दुआएं हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो फिर बद्दुआएं हैं, और मेरे बद्दुआएं बहुत बुरी तरह से लगती है, लेकिन आप पास हो। जब आप पास करोगे तो हम फिर एक हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मरीज़ है उसको BPH है, उस मरीज़ से हिस्ट्री ले लो। क्या ले लो? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में फिर हम सवाल पूछते हैं। फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि जल्दी से सवाल पूछो लट्स के लिए। किसके लिए? अब जब जिसने मुझसे स्टेपन पढ़ा होता है तो उसको लट्स जुबानी याद होते हैं। लट्स में दो तरह के फीचर्स हैं। वन इरिटेटिव, वन पहले ऑब्स्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर में क्या लिखा है? हेसिटेंसी। व्हाट इज हेसिटेंसी? बहुत देर तक बैठेगा, मरीज कहेगा बैठने के बाद एकदम पेशाब नहीं आता, बैठ के टाइम लगता है। फिर अगर आता भी है तो फ्लो पुअर होता है, तेज नहीं आता, पुअर फ्लो होगा, पुअर फ्लो। फिर उसके बाद दूसरा लिखा है पुअर स्ट्रीम। यू नो स्ट्रीम, पेशाब की जो धारी होती है, धारी ऑफ द यूरिन। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जब यूरिन पास करते हैं तो वो दीवार तक टांग देते हैं, करते कि नहीं? पूरा डायग्राम बना देते हैं। जो थोड़े नॉटी टाइप बच्चे होते हैं, अब वो धारी तेज़ होती है, स्ट्रीम फास्ट होता है। लेकिन ओल्ड एज में अगर क्या है? नैरोइंग है, तो एक तो बहुत कम आएगा और धारी भी, स्ट्रीम भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट मैच्योरेशन ड्रिबलिंग। ये कहेगा कि एक तो यूरिन आना बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा देर तक बैठा रहता हूँ क्योंकि मुझे कतरे आते हैं, और जब तक कतरे नहीं रुकते तब तक मैं उठता नहीं हूँ। ज़ाहिर बात है कपड़े नापाक हो जाते हैं, तो ड्रिबलिंग होती रहती है। पेशाब
आने के बाद भी, रुकने के बाद भी कतरे आते हैं। एंड सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वाइडिंग, पेशाब पास करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मसाना खाली नहीं हुआ, इनकम्प्लीट वाइडिंग। एंड ऑफ कोर्स यार, अगर नैरोविंग है, यूरेथ्रा नैरो है, तो क्या पूरी तरह ब्लैडर खाली होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एरिया बहुत ज़्यादा क्या हो चुका होता है, नैरो से पूरी तरह यूरिन पास नहीं करेगा। डन। ये कौन से सिम्टम्स हो गए? ऑब्स्ट्रक्टिव। अब सवाल ये है कि अगर यूरिन पास हो नहीं रहा, ज़रा देर के लिए किस में रुकेगा? ब्लैडर में। अगर ब्लैडर में रुकेगा, द ब्लैडर विल गेट इरिटेटेड, और जब ब्लैडर इरिटेट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इरिटेटिव सिम्टम। और वो सिम्टम्स क्या होंगे? यूरिनरी अर्जेंसी। यूरिनरी, व्हाट इज यूरिनरी अर्जेंसी? मरीज कहेगा कि जब पेशाब आता है तो भाग के जाना पड़ता है, रोक नहीं सकता, भाग के जाना पड़ता है। इसका अर्जेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी। फिर मुझे बताओ, इस बंदे का मसाना अगर पूरी तरह खाली नहीं हो रहा तो बार बार यूरिन का अर्ज होगा कि नहीं? बार बार यूरिन आएगा कि नहीं? फिर इसका फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो यूरिनरी अर्जेंसी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। उसके बाद समटाइम क्या होगा कि रात को भी बार बार उठेंगे। क्यों बार बार उठेंगे? यूरिन के लिए। नक्टोरिया या नक्टोरिया आप कहते हो, नक्टोरिया या नक्टोरिया। उसके बाद नेक्स्ट, यू पीपल टेल मी, अगर ब्लैडर में क्या है, बहुत ज़्यादा यूरिन है और आगे ब्लॉकेज है, वेन एवर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, तो सिस्टाइटिस, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा होगा, सिस्टाइटिस का खतरा होगा। इधर क्लियर? फिर एक और चीज़ जो हम कल परसों पढ़ने वाले हैं कि इनको समटाइम इनकॉन्टिनेंस भी होगा। क्या होगा? इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, दे कैन हैव इनकॉन्टिनेंस। तो कहेंगे समटाइम यूरिन अचानक से लीक हो जाता है, एंड द रीज़न इज ब्लैडर बहुत ज़्यादा फुल होता है, तो ज़्यादा फुल होगा, ज़ोर से कंट्रेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ हद तक यूरिन लीक कर जाता है, इट इज कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अब इतने सारे बातें मैंने आपको बता दी है, ये बातें किस में आएंगे? लट्स में। जब भी मैं कहूँगा यार मरीज़ को क्या हो रहे हैं, लट्स, समझ जाना। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हम इस तरह याद रखते हैं। हम याद रखते हैं अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हेसिटेंसी, इंटरमिटेंसी। यू नो इंटरमिटेंसी? पेशाब आया फिर ख़त्म, फिर आना शुरू हुआ। इंटरमिटेंसी यानी दारी बीच बीच में टूट जाती है, पेशाब की दारी का टूट जाना, इसका इंटरमिटेंसी, इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी। तो हेसिटेंसी, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, इंटरमिटेंसी। फिर पुअर फ्लो, पुअर स्ट्रीम, पुअर फ्लो, पुअर स्ट्रीम, एंड उसके बाद ड्रिबलिंग। सारे अलामत किसके होंगे? लट्स। अब डॉक्टर्स हो, जब भी यूरिनरी ट्रैक के साथ मरीज आएगा ना कंप्लेंट्स के साथ, यू हैव टू आस्क, यू शुड आस्क लट्स। और ये आप उर्दू में अपने अल्फाज में पूछ सकते हो मरीज से, पेशाब बार बार तो नहीं आ रहा, जब आ जाता है रोक सकते हो या भाग के जाना पड़ता है। पेशाब जब आता है तो खुल के आता है या रुक रुक के आता है। पेशाब की दायरी कैसी है? पेशाब की दायरी दरम्यान में टूट तो नहीं जाती? पेशाब करने के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी हाजत पूरी हो गई है या मसाना खाली हो गया है? पेशाब करने के बाद कतरे तो नहीं आते जिससे आपके कपड़े नापाक हो जाए, वज़ू ख़राब हो जाए? ये सारी बातें आप पूछते हो, मैंने उर्दू में बता दिए, पश्तो में नहीं बताना चाहता, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम समझदार हो। बाकी मज़ीद इस पर हम बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह स्टेप 2 में आफ्टर सम पेपर वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन एग्जामिनेशन, मुझे बताओ, जब मैं इस मरीज़ को करूँगा एग्जामिन, ऑन एग्जामिनेशन DRE करूँगा, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE, तो इसमें प्रोस्टेट के लिए मुझे फील होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या लिखा है? द ग्लैंड विल बी enlarged, ग्लैंड हमें फील होगा, enlarged ग्लैंड है, एग्री? ग्लैंड तो enlarged है, लेकिन along with enlargement ये बताओ, ये हमने DRE कर दी है, दिस इज द रेक्टम एनल कैनाल, आगे ब्लैडर था, यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा यूरिथ्रा यूरिथ्रा, एंड हियर इज द enlarged प्रोस्टेट। तो मुझे फील होगा अगर हम क्या करेंगे? DRE करेंगे, लेकिन फिर लिखा है
सरफेस क्या होगा? स्मूथ, स्मूथ सरफेस। क्योंकि ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वी हैव टू कंपेयर इट विद द कैंसर। द सरफेस विल बी स्मूथ, स्मूथ सरफेस होगा क्योंकि कैंसर नहीं है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? मीडियन सल्कस। मीडियन सल्कस क्या लिखा हुआ है? पल्पेबल। मीडियन सल्कस एज पल्पेबल। व्हाट इज मीडियन सल्कस? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के दो पार्ट्स हो गए, सेंटर में एक पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हम कहते हैं मीडियन सल्कस। ये आपको फील होता है जब हम कैंसर पढ़ेंगे, कैंसर में उस कैंसर ने इस पूरे एरिया को क्या किया होता है? ख़राब, तो हमें ये फील नहीं होता। मीडियन सल्कस पल्पेबल होगा। एंड व्हाट अबाउट रेक्टल म्यूकोजा? रेक्टल म्यूकोजा फिक्स नहीं होगा, रेक्टल म्यूकोजा विल बी मोबाइल। रेक्टल म्यूकोजा विल बी मोबाइल। तो सॉफ्ट है, स्मूथ है, मीडियन सल्कस महसूस हो रहा है, ग्लैंड इनलार्ज्ड है लेकिन इरेगुलर नहीं है, हार्ड नहीं है। थिंक अबाउट BPH, थिंक अबाउट BPH। उसके बाद नेक्स्ट साइमेट्रिकली इनलार्ज होगा, यस। फिर ये तो DRE हो गया। नाउ बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा हमें? तो यू पीपल टेल मी, ये आप ये बता दो, अगर बहुत ज़्यादा नैरोविंग है, लॉट्स ऑफ इनलार्जमेंट है जिसकी वजह से यूरिथ्रा बहुत ज़्यादा नैरो, तो यूरिन किस में है? ब्लैडर में। ब्लैडर से इट विल बैक फ्लो, when it will backflow it will reach to the kidneys, and if it is reaching to the kidneys, hydronephrosis, and अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा तो किडनीज भी पल्पेबल होंगे, बायलैटरल पल्पेबल किडनीज। वो तब पॉसिबल है जब क्या हो जाए? हाइड्रोनेफ्रोसिस, लेकिन बायलैटरल पल्पेबल किडनीज। अगर वो हो जाए हाइड्रोनेफ्रोसिस, लेकिन वो लेट फीचर है, अर्ली फीचर में नहीं मिलने वाला। सुन लिया सबने? ओके। फिर ब्लडर क्या होगा? पल्पेबल होगा कि नहीं? यस। जब ब्लडर भर चुका है, यूरिन से भरा हुआ है, तो जब हाथ रखेंगे हमें ब्लडर भी फील होगा, नॉर्मली फील नहीं होता। तो पल्पेबल ब्लैडर, पल्पेबल ब्लैडर भी होगा। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इन द केस ऑफ BPH क्या लिखा हुआ है? यूरो डायनामिक स्टडीज। यूरो डायनामिक स्टडीज में क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताएं। यूरिन डायनामिक स्टडीज में लिखा है हम मेजर करेंगे द यूरिन फ्लो रेट एंड द ब्लैडर प्रेशर। अब देख लो, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। यूरिन फ्लो रेट को चेक करना है कि किस रेट से मरीज यूरिन पास कर रहा है और ब्लैडर में प्रेशर कितना है। मुझे बताओ शाबाश, ये रट्टे मारने से बेहतर है कैंसर बना लो। टेल मी, अगर एक मरीज का यूरिथ्रा ओपन है, यूरिथ्रा इज ओपन, तो यूरिन को निकालने के लिए क्या ब्लैडर को ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा? तो प्रेशर नॉर्मली ज़्यादा नहीं होगा एंड फ्लो रेट कम हो गया ज़्यादा। बट इन केस ऑफ BPH नैरोविंग है तो ब्लैडर का प्रेशर ज़्यादा होगा और इवन के प्रेशर ज़्यादा है लेकिन फ्लो कम होगा। अब क्या लिखा है? नॉर्मल फ्लो रेट कितना लिखा होगा? 20 ml पर सेकेंड। 20 ml पर सेकेंड। एक सेकंड में हम कितना यूरिन निकालते हैं? 20 ml। और हमारे ब्लैडर में प्रेशर कितना होता है? क्या लिखा हुआ है? 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर यूनिट है। 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द केस ऑफ मेल्स एंड 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द केस